आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध पर दुनिया भर की निगाह टिकी हुई है और ईरान इजरायल के बीच में जो तनाव है उससे जुड़ा बड़ा अपडेट मिल रहा है। ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान ने इजरायल पर हमले का वीडियो जारी किया है, यानी कि ये बताया है कि हमले का इंतकाम लिया है और आगे भी लिया जाएगा। ईरान की सेना ने ये वीडियो जारी किया है क्योंकि ईरान लगातार ये कह रहा था कि इजरायल को सबक सिखाएंगे और अब ये जो हमले का जवाब दिया है उसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर हमला किया। मंगलवार को किए गए हमले का ये वीडियो है जिसमें आसमान में गरजते हुए ये रॉकेट मिसाइल आपको नजर आएंगे। मंगलवार को किए गए हमले का ये वीडियो है जो जारी किया गया है जिसने इजरायल में भारी तबाही लाई है। मंगलवार को हमले का ये वीडियो जो सामने आया और अब ईरान ने बता दिया कि कैसे वो आगे इजरायल से बदला लेने वाला है और कैसे आगे इजरायल में बड़ी तबाही आएगी। लेकिन जान लीजिए कि ये तबाही एक तरफा नहीं है, ये बर्बादी एक तरफा नहीं है। अगर इजरायल पर हमला हो रहा है तो इजरायल भी लगातार पलटवार कर रहा है। इनफैक्ट बड़ी तबाही गाजा, फिर लेबनान और फिर यमन और ईरान में नजर आएगी और आ रही है। जिस तरीके से इजरायल ने हमला किया उसका जवाब अब ईरान ने इस अंदाज में दिया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार धमाकों की आवाज के तौर पर ईरान ने बड़ा हमला इजरायल पर किया। ऐसे कई वीडियोस, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर अभी फिलहाल वायरल हैं, देखी जा रही है, बात की जा रही है, जिसमें ईरान अपनी पूरी तैयारियों के साथ में इजरायल पर हमला कर रहा है, जवाब दे रहा है। जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर अलग अलग जगह खौफ दिखाया गया, आतंक दिखाया गया या फिर ये कहिए कि दहशत में लोगों को डाला गया, अब उस तरीके से ईरान भी पलटवार कर रहा है। हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं, नुकसान दोनों तरफ हो रहा है, तबाही भी दोनों तरफ बड़ी है। ऐसे में ये जो धमाकों की आवाज़ है उसे सुनकर ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तबाही कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। अभी ये जो जंग है ये कुछ इस अंदाज में चल रही है कि कौन आगे कौन पीछे, इसमें कौन होगा जो जीत जाएगा, कौन होगा जो हार जाएगा। लेकिन यहाँ मुश्किलें इजरायल के सामने, बेंजामिन नेतन्याहू के सामने ये है कि आईडीएफ जो कि अलग अलग मोर्चों पर फिलहाल लोहा लेती हुई नजर आ रही है। हमास के खात्मे के लिए जो कदम आगे बढ़ाए उससे गाजा में बड़ा नरसंहार भी हुआ और फिर उधर से जो चैलेंज आया सामने वो ईरान से सामने आने लगा और ईरान के जो प्रॉक्सी हैं अब उनके खात्मे के लिए इजरायल लगातार कदम को आगे बढ़ा रहा है। फिर चाहे वो लेबनान हो, बेरूत में जो बड़े धमाके हुए हैं वो हो, हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकाने खत्म करना हो या फिर इजरायल के चीफ को मार देना हो, और उधर हूती विद्रोहियों का खात्मा करने के लिए यमन में भी बड़े धमाके इजरायल ने किए। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आए कि ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पूरी तरह से खत्म हमास को नहीं कर दिया जाता। फिर हमास के बाद हिजबुल्लाह का नंबर आया और अब हूती के भी खात्मे के लिए इजरायल कदम आगे बढ़ा रहा है। इजरायल में युद्ध के हालातों से निपटने के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, जिसमें बंकर्स हैं, जिसमें अंडरग्राउंड जगह हैं जहां पर जाकर लोग शरण ले सकें, छिप सकें। युद्ध के हालात में जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर खाने पीने का सामान हो, वो सभी सामान इजरायल की तरफ से व्यवस्थित किया जा रहा है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। हसन नसरल्लाह का आज अंतिम संस्कार होना है, अंतिम क्रिया जो है वो होनी है, सुपुर्दे खाक किया जाएगा नसरल्लाह, और आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि नसरल्लाह हिजबुल्लाह समर्थक किस तरीके से इसमें शामिल होने वाले हैं। खामेनेई के भी शामिल होने की संभावना है। सुपुर्दे खाक होने के वक्त पर जुमे के दिन सुपुर्दे खाक होगा हसन नसरल्लाह। जिस तरीके से नसरल्लाह का शव बरामद किया गया और ये मालूम हुआ कि कोई भारी चोट नहीं है, लेकिन दम घुटने की वजह से नसरल्लाह की जान चली गई। ऐसे में नसरल्लाह को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी आज है और ये जो अंत वक्त होगा, यानी कि जो अंतिम वक्त होगा, उस वक्त पर खामेनेई के भी शामिल होने की संभावनाएं बताई जा रही है। जिस तरीके से नसरल्लाह का खात्मा हुआ, नसरल्लाह को मारा गया, उसके बाद खामेनेई के बारे में जानकारी मिल रही थी कि सेफ जगह शिफ्ट कर दिया गया है खामेनेई को। खामेनेई जो एक तरफ तो धमकाता रहा, चेतावनी देता रहा, और दूसरी तरफ खामेनेई के छिपने की खबर थी, यानी कि सेफ जगह शिफ्ट होने की खबर थी। अब जानकारी ये मिल रही है कि हिजबुल्लाह चीफ
रह चुका नसरल्ला, जो कि हमले में मारा गया और अब जब शव बरामद कर लिया गया है तो आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नसरल्ला का मारा जाना अलग अलग जगह शोक की लहर भी लेकर आया, लोगों ने इसका मातम भी मनाया, जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हुए और अब जुमे के दिन यानी कि आज नसरल्ला को सुपुर्दे खाक करने की तैयारी है। इस पर बात हम करेंगे। कर्नल रिटायर्ड संजीव सिरोही मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आपका बहुत स्वागत। जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच में जंग चल रही है, इसमें जगह जगह अलग अलग मोड़ सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल सर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ में, आपका भी स्वागत। कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ में हैं, पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खबर बड़ी है इसीलिए आज पैनल भी हमारा बड़ा है। पीके सहगल सर, जिस तरीके से ये जो वार पलटवार की स्थिति चल रही है, लगता क्या है बर्बादी तो बड़ी होगी और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये बर्बादी एक तरफा नहीं है। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। वायलेंस का जवाब अगर वायलेंस से दिया जाए तो ये और बढ़ता जाता है। महात्मा गांधी ने साफ तौर पे कहा था कि आप वायलेंस के खिलाफ अगर वायलेंस की कार्रवाई करोगे तो ये वायलेंस को और उछाल देता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। जहाँ तक ईरान इजरायल ने किया, उसने हिजबुल्लाह के ऊपर नुकसान पहुंचाया, लेबनान में हमले किए, हिजबुल्लाह की कंप्लीट लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमास की लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेबनान के अंदर ड्रोन अटैक किया है, हानिया को मार दिया ईरान के अंदर, जबकि उनकी सॉवरेनिटी का भी वायलेशन किया। इसके जवाब में ईरान ने 200 के करीब रॉकेट और मिसाइल दागे, जिसमें कहा जा रहा है काफ़ी हद तक वहाँ इसराइल में नुकसान हुआ है। इसराइल कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई बहुत बड़ी पैमाने पर करेंगे। हो सकता है वो उनके ऑयल एंड गैस फील्ड्स को बर्बाद करें, उनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करें और कुछ ऐसे लोगों को निशाना बनाएं जो वास्तव में रजीम चेंज वहाँ हो सकता है। और हो सकता है कि बड़े पैमाने पर वो उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर भी हमला करें। और ईरान ने साफ तौर पे कहा है कि हम लड़ाई नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लड़ाई और बढ़े। हमने जो कार्रवाई की है वो इसराइल की कार्रवाइयों का जवाब था, उसका बदला था। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करना चाहते। अमेरिका को बार बार कह रहे हैं हम नहीं चाहते कि लड़ाई बढ़े, लेकिन अगर ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई आई तो हमारा अगला जो हमला होगा उससे भी खतरनाक होगा, उससे भी क्रशिंग होगा, उससे भी भयानक होगा। और हो सकता है बड़े पैमाने पर वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करे। इसराइल के अभी जो उन्होंने हमला किया था उसमें केवल उन्होंने काउंटर फोर्स टारगेट्स को अटैक किया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में इसराइल के सिविलियन एसेट्स को बर्बाद नहीं किया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद नहीं किया। उन्होंने केवल और केवल उनके एयरफील्ड्स को, मोसाद के हेडक्वार्टर्स को, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को के ऊपर हमले किए। लेकिन अगला हमला जो है बिल्कुल वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन एसेट्स के ऊपर भी हो सकता है। ऐसे में लड़ाई जो है और भयंकर होगी। ये दुनिया के हित में नहीं है, मिडल ईस्ट के हित में नहीं है। इस समय जितने भी मुस्लिम कंट्रीज और अरब कंट्रीज हैं चुप्पी थाने हुए हैं, लेकिन उनकी अवाम की तरफ से जबरदस्त प्रेशर है कि वो पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करें। और अगर उन्होंने चुप्पी थानी रखी ऐसे, तो उनकी जो मोनार्कीज हैं और ऑटोक्रेसीज जो है मिडल ईस्ट में, उनमें भी इंस्टेबिलिटी आ सकती है। अभी तो साफ तौर पे सऊदी अरेबिया के प्रिंस जो है वो साफ तौर पे कहते हैं कि हमको पैलेस्टीन से कोई लेना देना नहीं, हमको केवल और केवल अपने कंट्री को संभालना है। लेकिन वो भी घबराए हुए हैं क्योंकि उनका अवाम जो है वो चाहता है कि पैलेस्टीनियों की सपोर्ट की जाए, और अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो मुसीबत में आ सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पे वो भी इशारा कर रहे हैं अमेरिका को, ब्रिटेन को। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका ने अभी तक जितनी भी कार्रवाई की है, तो ब्रिटेन ने जितनी भी कार्रवाई की है वो केवल डिफेंसिव नेचर की है। अगर देखो उन्होंने कोई डायरेक्ट अटैक ईरान के ऊपर नहीं किया, अटैक किया तो उनके प्रॉक्सीज के ऊपर भी नहीं किया, सिर्फ हौथीज के ऊपर किया। और वो उन्होंने जो मिसाइल फायर की गई ईरान की तरफ से, उनको इंटरसेप्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्टली किसी प्रकार से हमला करेगा ईरान के ऊपर। वो हो सकता है सीरिया में हमला करे, इराक में हमला करे, लेबनान में हमला करे, यमन में हमला करे, बट ईरान को अवॉइड करेगा। क्योंकि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है तो उनके जो 9 एयर बेसेस है मिडल ईस्ट में, तो 9 एयर बेस हैं, उनके ऊपर भी नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, सॉरी ब्रिटेन, उनका जो बहुत बड़ा जमावड़ा है रेड सी के अंदर,
ईरान के पास काबिलियत है, क्षमता है कि उनके कई जहाज़ों को डुबा सकता है। और जब ऐसा होता है तो बहुत बड़े और भयंकर लड़ाई हो सकती है। युद्ध में किसी को कम तो आंकना चाहिए ही नहीं, चाहे वो छोटा देश है, लेकिन संसाधनों से भरपूर और युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार। लेकिन जो आपने अमेरिका को लेकर अभी जिक्र किया, मैं कमांडर भूषण दीवान जी आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से अभी पीके सहगल सर ने भी कहा कि अमेरिका यहाँ सपोर्ट कर रहा है, उसकी वजह से यही तो हमने रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी देखा ना अब तक, कि यूक्रेन का सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका करता रहा है, नेटो देश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये कि 2.5 साल से ऊपर हो गया है युद्ध खिंचते हुए। ऐसा ही यहाँ अगर इजराइल को ये पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया गया कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि इजराइल बढ़ चढ़कर अलग अलग जगह मोर्चा ले रहा है, चाहे वो गाजा में है, चाहे वो लेबनान में है, चाहे वो उधर यमन में है या इधर ईरान के साथ है? बेशक मॉरल सपोर्ट भी है और मिलिट्री सपोर्ट भी है। अभी जो 3-4 दिन पहले 200 मिसाइल दागी हैं, 180 मिसाइल ईरान ने दागी हैं, उसमें अमेरिकन वॉरशिप्स ने हेल्प किया है कि ईरान मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में और ख़त्म करने में। तो ये इजराइल अमेरिका का क्लियर कट सपोर्ट है, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर तो। और मेरा ख्याल है ईरान ने जो काम किया है, ईरान तो मुश्किल में था क्योंकि वो ईरान बहुत टाइम से चुप भी बैठा है, कुछ कर नहीं रहा था, दिखावे का काम कर रहा था। मतलब अटैक जो इजराइल के अगेंस्ट किया अप्रैल में, वो भी दिखावे का काम था। अभी भी बहुत जोर शोर से नहीं किया है, दिखावे का काम किया है, ट्राई तो किया है, पर इजरायली डिफेंस सिस्टम ने जो है उनकी मिसाइलों को इफेक्ट होने नहीं दिया है, तबाह इजराइल में नुकसान नहीं हुआ है। पर बात ये है कि अमेरिका और इजराइल को एक मौका मिल गया है ईरान को सबक सिखाने का। और मेरी समझ में इजराइल अमेरिका के सपोर्ट से ईरान को ज़रूर सबक सिखाएगा। और पेट्रोलियम उनके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, और मैं तो यहाँ तक भी कह रहा हूँ इंक्लूडिंग न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर भी अटैक हो सकता है। तो अभी मौका है, और अगर कुछ और साल हो जाएंगे तो ईरान फुल फ्लैज न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, तो वो ईरान को ख़त्म करना मुश्किल होगा। हालांकि देखिए इलेक्शन होने वाले हैं, पर 3 महीने और हैं, 20 जनवरी तक बाइडेन राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो जाते जाते ये कुछ न कुछ जरूर करके जाएंगे मेरी समझ में। और भी आज जो हो रहा है और जो बढ़ रहा है चीज़ें, क्योंकि सोर्स तो ईरान है सब चीज़ का, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अभी आप ईरान को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए 6 महीने, साल, 5 साल के बाद ये चीज़ इजराइल को दोबारा भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मेरी समझ में जब इजराइल पूरे वर्चस्व में है, वेस्टर्न पावर्स, वेस्टर्न ब्लॉक, नेटो इंक्लूडेड, यूएस इंक्लूडेड, पूरे वर्चस्व में है, तो ईरान को बहुत तगड़ा सबक सिखाया जाएगा। चाहे वो बातें कुछ भी करते रहें, अमेरिका ने इजराइल को कहा है न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक मत करो, पर मेरी समझ में चीज़ आगे बढ़ेगी और पुरजोर बढ़ेगी कि 3-4 दिन के अंदर ही आप देखना है बहुत बढ़ेगी। और इंडिया के ऊपर जो इफेक्ट होने वाला है वो तो हम सब जानते ही हैं। हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, हमारा पेट्रोलियम बिल बढ़ जाएगा, हमारी कई कंपनीज, अदानी पोर्ट फॉर एग्जाम्पल हाइफा पोर्ट चला रही है, उनके शेयर गिर गए हैं। हमारी फार्मा कंपनी लुपिन, उनके शेयर गिर गए हैं। 15-20 कंपनियां तो इजराइल में काम कर रही हैं, और आपको पता है 1 करोड़ इंडियंस जो है गल्फ में काम कर रहे हैं। लड़ाई बढ़ेगी तो ये कितनी देर तक गल्फ में काम करेंगे, और इनसे हमें कम से कम 80-90 बिलियन डॉलर, 3% ऑफ जीडीपी तो हमारे पास वहाँ से हमारे पास रेमिटेंसेस आती हैं, उन पे इफेक्ट होगा। हमारा ईरान का भी एक्सपोर्ट बढ़ा है, और हमारा ऑयल बिल जब बढ़ेगा तो कम से कम हमारी महंगाई बढ़ जाएगी, मतलब हमारी महंगाई बढ़ जाएगी। उसका असर तो अभी से दिखने भी लगा है भूषण दीवान सर, उसका असर अभी से दिखने लगा है। क्रूड ऑयल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। आप रहिए सभी मेरे साथ में। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, बेरूत में इजरायली सेना ने किया है बड़ा हमला, नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को निशाना बनाया है। इस हमले में हाशिम सैफुद्दीन के भी मारे जाने की अभी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, क्योंकि नसरल्लाह के बाद में हाशिम सैफुद्दीन को ये जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अब उसके भी मारे जाने की खबर है। नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को निशाना बनाकर इजरायल ने किया है ये बड़ा हमला। कर्नल सिरोही, यहाँ जिस तरीके से पहले गाजा में बड़ी तबाही, नरसंहार देखा गया, हमास के खात्मे को लेकर आईडीएफ लगातार आगे बढ़ती रही। ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए भी ऑपरेशन इसी तरीके से लंबा खींचने वाला है। पहले नसरल्लाह और अब हाशिम सैफुद्दीन के भी मारे जाने की खबर है। रचना जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि ये जो हमास के साथ हुआ है वही हिजबुल्लाह के साथ होने वाला है। और इनकी इजराइल बिल्कुल क्लियर अपनी जो स्ट्रेटेजी में, उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि पहले लीडरशिप को ख़त्म करो,
और लीडरशिप के साथ साथ अगर लीडरशिप खत्म होती रहेगी तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो जो नीचे टेररिस्ट है वो डिमोरलाइज होंगे। इसी वजह से आप देखोगे पहले नसरुल्लाह को मारा और अब हाशिम सैफुद्दीन को मार दिया, और इसके बाद अगर जो भी आएगा उसको भी मारा जाएगा। अब ये जो तबाही है जो गाजा में हुई थी, ये तबाही अब बैरूत में बढ़ती जा रही है, और पिछले कुछ दिनों में आप देखोगे तकरीबन 700-800 आदमी वहाँ पे सिविलियंस भी मारे गए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हिजबुल्लाह के जितने बेसिस हैं, ये चाहे हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं, ये अपना जो भी सामान है, लड़ाई का सामान है, इनके वेपन सिस्टम है, वो सारे के सारे सिविलियन बिल्डिंग्स के अंदर जो है पार्किंग में रखते हैं। अब जब जरूरत पड़ती है उनको बाहर निकाल के फायर करके वापस चले जाते हैं। ये इजराइल को पता है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो भी टारगेट लिए जाते हैं वो ज़्यादातर जो सिविलियन बिल्डिंग्स होती हैं, और उसमें जो सिविलियन बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक होगा तो ऑब्वियसली ये देखा जाएगा कि सिविलियंस के ऊपर जो है नुकसान होगा। और आप देखेंगे बैरूत में जो अभी बमबारी की है, ये स्ट्राइक की है, वो पार्लियामेंट से थोड़ी दूर है, उनका जो यूएन हेडक्वार्टर्स है उसके बिल्कुल पास है, उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है उसके पास है। तो अब आप देखिए कि इसमें जो है ये लड़ाई और बढ़ने वाली है, और ये जो ईरान ने 180 जो मिसाइल्स मारी हैं, इसका जो उसको बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में इजराइल स्ट्राइक करने वाला है, और हो सकता है वो न्यूक्लियर साइट्स के पे ना स्ट्राइक करे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता अमेरिका उसको परमिट करेगा कि वो न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करे। पर यस, जो उनकी ऑयल साइट्स हैं जितनी, उनके ऊपर हमला होगा, क्योंकि ईरान का तो ज़्यादातर जो है वो ऑयल के ऊपर है, और उसका जो असर भारत में ऑलरेडी दिखने लगा है। शेयर मार्केट गिर गई है, बाकी जो चबार पोर्ट के अडानी के जो शेयर्स हैं वो गिर गए हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज के जो शेयर हैं वो गिर गए हैं, तो इसका असर भारत पर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जो है तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। रचना जी, जिस तरीके से अभी तक के अपडेट्स मिल रहे हैं, जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं करेगा, अमेरिका इजाजत नहीं देगा, तो ऐसा लग रहा है युद्ध में तो नियम कानून कायदे सब ताक पर रख दिए जाते हैं। और अगर हमास के खात्मे के लिए लंबे वक्त से, चूंकि 7 अक्टूबर के बाद से ही जिस तरीके से आईडीएफ ने मोर्चा संभाला हमास के खात्मे के लिए, वो अभी दोबारा से 7 अक्टूबर आने भी वाला है, करीब 1 साल हो गया है अब तो पूरा। लेकिन हमास का खात्मा अभी भी पूरी तरीके से हो नहीं पाया, लेकिन हाँ, बड़ी संख्या में बेगुनाह जरूर मारे गए। अरविंद सिंह तेजावत जी, क्या अभी ये हाल लेबनान में देखने वाले हैं हम? क्या यही हाल यमन में होगा? क्या यही हाल अब ईरान में होने वाला है? क्योंकि आईडीएफ तो पीछे हट नहीं रही। बेंजामिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि नहीं, हम युद्ध में पीछे हटेंगे नहीं, और उसका असर सीधे तौर पर ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 देशों के बीच में युद्ध होगा तो फिर वहीं तक टिकेगा। जिन देशों में युद्ध होता है वो तो कई दशक पीछे चले जाते हैं, और उसका असर बाकी देशों पर भी होता है। रचना जी, आपसे मेरी अक्सर बात होती रही है इसी चैनल के माध्यम से, और आपने खुद कई बार कहा है कि हमास या हिजबुल्लाह या ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक सोच हैं, और सोच को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। मेरे जो दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, चाहे वो सिरोही साहब हो, सहगल साहब हो या देवान साहब हो, उन तीनों के विश्लेषण से बहुत प्रभावित होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सोल्जर के नाते जो उनका विश्लेषण है और आगे युद्ध को कैसे बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। पर आप देखिए कि 1982 में जो सबसे बड़ा मास किलिंग हुआ था, लगभग 20,000 लोग मारे गए थे लेबनान में, ये लेबनान की ही घटना है। और बदले में जो इजराइल के जो सोल्जर्स मारे गए थे वो 650 ही मारे गए थे। ये पहली बार नहीं था कि इजराइल ने उस पे किया, यह पहली बार नहीं था कि इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई है। 1978 में हुआ है, 1980। अरविंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपसे जो संपर्क है हमारा वो टूट गया है, डिस्कनेक्ट हो गए हैं आप। अब हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि ये जो युद्ध की स्थिति है ये और ज़्यादा भीषण होगी,
जब जब दो मुल्कों के बीच में युद्ध होता है तो फिर ऐसा लगता है कि सैकड़ों साल पीछे चले गए हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि दो देशों के बीच में युद्ध हो तो वो असर वहीं तक रहे, वो फिर बाकी देशों पर भी असर डालता है, और जिसका सीधा सीधा असर पीके सहगल सर दिखने लगा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं। यानी एक तरफ तो हम विकास के रास्ते पर आगे चलने की बात करते हैं, हम विकसित देश होने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में जो टकराव है वो हिंदुस्तान पर भी असर डाल रहा है और डालेगा। रचना जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं अगर आप इजाजत दें तो जी अपनी बात खत्म कर लेता हूं। जी कुछ आप टेक्निकल हाँ हाँ ग्लिच हाँ आ गया था। जी आप बोलिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो 1982 में जो यासर अराफात साहब, जो कि भारत के उस जमाने की सरकार के काफी करीब भी थे और इंदिरा को अपनी बेटी भी बुलाते थे, उनको खत्म कर दिया गया। पीएलओ पूरा खत्म हो गया, फिलिस्तीनी जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था वो उसको तहस नहस कर गया और वो ट्यूनीशिया में शिफ्ट हो गया। तो उसके बदले में उससे भी ज्यादा ताकतवर हिजबुल्ला जो है वह बनकर आया है। तो इसका कोई अंत नहीं है। हालांकि यह सच है कि बड़े पैमाने पे अभी जो जान हानि हो रही है वो दरअसल लेबनान और ईरान और इनके नागरिकों की हो सकती है अगर युद्ध ज्यादा फैलता है तो। और मैं अपनी बात को यह कहते हुए मैं ये खत्म करूंगा कि इसमें भारत को तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है। और इसीलिए कि जहां यूक्रेन और रूस की लड़ाई में जहां भारत ने मध्यस्थता की कोई पेशकश नहीं की, वहीं पर भारत यहां दबे स्वर में मध्यस्थता के लिए भी बोल रहा है जब तक कि दोनों पक्ष तैयार न हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा घटनाक्रम है, मुझे रचना जी लगता है कि हमें ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे भारत का तो भला बिल्कुल नहीं होने वाला है, लेकिन सवाल ये कि भला तो इसमें किसी का भी नहीं होगा। एक तरफ इजराइल के साथ में अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान है, जर्मनी है और ऑस्ट्रेलिया है। उधर दूसरी तरफ जो ईरान के साथ में है वो रूस है, तुर्की है, चीन है, लेबनान है, यमन है और सीरिया है। ये जो बड़े स्तर पर टकराव देखने को मिलेगा, पीके सहगल सर, इसके अंजाम तो गंभीर होने वाले हैं और अच्छा तो किसी के लिए नहीं होने वाला। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। इसके अंजाम जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए हैं ऑलरेडी। सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गई है, ऑयल प्राइसेस बढ़ गई है, गैस प्राइसेस बढ़ रही है, सीएनजी और एलएनजी प्राइसेस बढ़ रही हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, हिंदुस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है मिडल ईस्ट है। हमारे 55% एनर्जी जो है इंपोर्ट मिडल ईस्ट होती है, 75% फर्टिलाइजर वहाँ से आता है। हमारा तकरीबन 9 मिलियन डायस्पोरा जो है मिडल ईस्ट में है, जो बहुत बड़े पैमाने पर इनवर्ड रेमिटेंसेस करते हैं, एफडीए लाते हैं इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसके अलावा 4000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी इस समय इसराइल के अंदर है और 3 से 4000 ईरान में है। उनको भी निकालना पड़ेगा, बिल्कुल उसी माफी जैसे हमने यूक्रेन के अंदर से अपने लोगों को निकाला। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी असर पड़ेगा। कि बहुत बड़े पैमाने पर जो आईमेक है, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके ऊपर असर पड़ेगा। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, छाबहार के माध्यम से हम नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे यूरोप में और सेंट्रल एशिया में हम अपना सामान भेजते हैं तो 25% फ्रेट रिडक्शन होता है, उसमें भी रुकावट आ जाएगी। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने बंद कर दिया, जो लगता है वो बंद कर देगा, तो उसको बंद कर दिया है तो सारी दुनिया में भुखमरी बढ़ जाएगी। फर्टिलाइजर प्राइसेस आसमान को छू देंगे, फूड प्राइसेस आसमान को छूएंगी, मेडिसिन की कमी हो जाएगी और ट्रेड में बड़ी ज़बरदस्त रुकावट आ जाएगी, क्योंकि 40% दुनिया का ऑयल एंड गैस जो है उस एरिया से आता है। तो बिगेस्ट गैस 3 हैं जो एशिया में है, चाइना, इंडिया और जापान। खैर हिंदुस्तान से ज़्यादा चाइना को नुकसान होगा। क्या चाइना ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी इनपुट जो है वो ईरान से लेता है, बाकी देशों से नहीं ले रहा, ईरान से बहुत ज़्यादा ले रहा है। और अगर वो बंद हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम होगी चाइना को। चाइना की इकोनॉमी आगे बैठी हुई है, इसमें पूरे दुनिया को ज़बरदस्त खतरा है। पूरी दुनिया चाहती है किसी ना किसी प्रकार की शांति हो, लेकिन अगर आप देखो तो यूएन जो है कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है, यूएन कम्प्लीटली डिफंक्ट है। उसकी जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं, इसराइल उनके धज्जियां उड़ाता है, उनको नज़रअंदाज करता है। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका राइट फ्रॉम डे वन उनको आंख बंद करके कंप्लीट सपोर्ट दे रहा है, उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। और यहाँ तक का ताल्लुक है कि उन्होंने इतना बड़ा जमावड़ा किया हुआ है रेड सी के अंदर, उसको केवल और केवल उसका मकसद था ईरान की मदद की जाए, हर प्रकार से उसको डिफेंड किया जाए और
ईरान को डेटर किया जाए, ईरान को चेतावनी दी जाए कि हम इतने बड़े पैमाने पर यहाँ हैं, हमारे 9 एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में भी है, हम आपके खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है अगर आप ध्यान में रखो तो बहुत अच्छा, बड़ा एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर जहां हमास के खात्मे के लिए आगे बढ़ना, फिर वहां हानिया की मौत हो जाना, यानी कि हानिया को मार गिराना, फिर इधर नसरल्लाह को मार गिराना, फिर अब ये खबर कि हाशिम सैफुद्दीन का भी खात्मा हो गया है। ऐसा लग रहा है दीवान सर कि अगला नंबर खामेनेई का हो सकता है, ईरान का सुप्रीम लीडर जिसके कहने पर सब कुछ हो रहा है। रचना जी वो छुपते फिर रहे हैं 2-3 दिनों से, पर जो मैं बहुत रिस्पेक्टफुली मेरे जनरल सहगल ने जो कहा और शेखावत साहब ने कहा, देखिए वॉर तो कोई चाहता नहीं है, वॉर तो जब सिर पे पड़ता है तो करना पड़ता है। मैं इस वॉर को जो देख रहा हूँ, इजराइल ईरान वॉर को देख रहा हूँ, इजराइल ईरान कहें, ईरान प्लस 3H कहें, हूती, हमास और हिजबुल्ला, देखिए ये सिविलाइजेशन का वॉर है। 7 अक्टूबर को जो इन लोगों ने किया हमास ने गाजा में और इजराइलीज के साथ, मतलब हमारे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं। एक थिंकिंग है, एक फिलॉसफी है। क्या फिलॉसफी है कि ये उनको तबाह कर दो, नष्ट कर दो, व्यभिचार करो और किडनैप करो, बंदी बना दो और अल्लाह अकबर भी साथ में कहो। तो ये जो आसुरी तरीका है, ये जो टेररिज्म का पूरे दुनिया में बोलबाला है, ये कब खत्म होगा? और इजराइल ये काम दुनिया के लिए कर रहा है, ये बोलबाला खत्म होना चाहिए। मैं इस क्षमा करें, मैं इस बात को मानता नहीं हूँ कि ये सोच है। कैपेबिलिटी भी होती है, इंटेंशन भी होता है। जब उसकी टांग तोड़ दी जाएगी, सिर तोड़ दिया जाएगा, तो उनके इरादे कितने भी बुलंद हो, क्या करेंगे वो? ये उस तरफ वॉर बढ़ रहा है और बढ़ के खत्म होना चाहिए एक ही बारी में। नहीं तो 5 साल 10 साल के बाद हमारे पड़ोस में भी चीज होगी और वो इजराइल को रहने नहीं देना चाहते, वो को बात नहीं करना चाहते। ये जो मतलब ईरान और उसके जो सारे प्रॉक्सीज हैं कि इजराइल का हक ही नहीं खत्म होने का, बात का सवाल ही नहीं है, नियतों पे वार करो। ये जो टेररिज्म फिलॉसफी है, ये कब खत्म होगी? दुनिया सह रही है हर जगह हर चीज को, तो आज नहीं तो कल ये तो लड़ाई होनी है, महाभारत है ये भाई। आप कह रहे हैं कि नुकसान जरूर होगा, अवश्य होगा। मैंने कई बातें अब हमारा आपको मालूम है 35% हमारा ऑयल जो हम ले रहे हैं रूस से, रशिया से ले रहे हैं और उसको हम प्रोसेस करके 25% तो हम यूरोप में भी भेज रहे हैं। तो ना हमारा इंपोर्ट गैस का, ऑयल का, पर हमारा एक्सपोर्ट, हमारा ईयू जो है वो रेड सी से हमारा माल जाता है और वो भी हूती बंद कर देंगे तो एक्सपोर्ट भी खराब होगा हमारा, इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ऑयल गैस वहां से आती है। पर मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आज 3 नेवल वॉरशिप ईरान में है और बंदर अब्बास में है, एक्सरसाइज कर रही हैं। इंडियन नेवी की 3 शिप, एक कोस्ट गार्ड की, 2 इंडियन नेवी की। हमारे रिलेशंस इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, हमारे वहाँ फैक्ट्री कंपनीज हैं और हमारे रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो हम साइड नहीं ले रहे, पर जो चीज हो रही है उसको हम रोकने के तैयार हैं, बशर्ते ये कोई गारंटी नहीं है। तो 4-5 साल के बाद ये आसुरी तरीका ये फिर सिर उठाएगा, तो इसको खत्म करना बहुत जरूरी है दुनिया के लिए और इंसानियत के लिए। खत्म कैसे हो सकता है दीवान सर? खत्म जो हो रहा है, जब उनके ईरान को पूरी तरह डिस्ट्रॉय अगर आप करेंगे, तो सोर्स तो ईरान है। अगर आप न्यूक्लियर उनकी फैसिलिटीज हैं उनको पूरी तरह हिट करते हैं बुरी तरह, तभी खत्म होंगे, ये खत्म की तरफ बढ़ेंगे। और आप ये कह देना सोच है, जब उसके पास रहने के लिए, लड़ने के लिए दम ही नहीं है, तो कितने भी इरादे बुलंद होंगे, कैसे लड़ेगा वो? तो ये खत्म करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही होगा जो वॉर हो रहा है, ये महाभारत है। जैसे महाभारत में अभी दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव 5 सुई की नोक नहीं दूंगा, फिर महाभारत हुआ। ये जनाब ये महाभारत है, इसको कह देना कि नुकसान तो होगा ही, हर कोई सफर करता है। खत्म तो इससे ही होगा, तबाही से। और तबाही किसकी? आसुरी शक्तियों की। या तो अभी उन्होंने उन्होंने इजराइल के क्या जो बंदी बनाए छोड़े? नहीं, वो कह नहीं अभी भी इजराइल को रहने का हक नहीं है, हम खत्म कर देंगे, हम एक जीव को मार देंगे। ये तरीका नहीं है। ये दुनिया ये तरीका खत्म होना चाहिए। अगर लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो डिस्ट्रक्शन से होगा। ये डिस्ट्रक्शन अनअवॉइडेबल होती है। हमारी संस्कृति में क्या शिवा भी क्या आता है, क्रिएटिव की तीसरी आंख शिवा की खुलती है, सब खत्म होता है। ये बहुत भारी चैलेंज है वर्ल्ड के लिए। हमारे बांग्लादेश में हिंदुओं को देखो, दुर्गा पूजा नहीं मनाने देंगे, उनको मार कत्लेआम करके मुसलमान बना रहे हैं। तो ये जो आसली सोच है खत्म होनी चाहिए और हो रही है। और ईरान ने मौका दिया है, अमेरिका को, इजराइल को ये मौका दिया है कि खत्म होने का। हम चाहते नहीं है, पर क्या करें? कहते हैं इफ यू वांट पीस बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। और क्या है कि करना, ये इतिहास में है, सतयुग में नहीं था।
त्रेता युग में नहीं था। जो आसुरी शक्तियां हैं जब खत्म होने को तैयार ही नहीं तो कैसे होगा भाई? ये हो रहा है, उस तरफ बढ़ रहा है। मेरा तो ये विचार है। जी, आसुरी शक्ति का जिक्र आपने किया कर्नल सिरोही। अगर आसुरी शक्ति यानी कि इन आतंकियों या इन संगठनों का खात्मा करना है तो युद्ध जरूरी है, लेकिन दुख इस बात का भी होता है कि जब जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो हजारों फिर लाखों बेगुनाह मारे भी जाते हैं। रत्ना जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हजारों बेगुनाह मारे जाते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि जो हजार बेगुनाह मारे जाते हैं जब उनके घरों में बम रखते हैं तो मना क्यों नहीं करते हैं? क्यों सपोर्ट करते हो हिजबुल्लाह को? क्यों सपोर्ट करते हैं हमास को? दहशतगर्दों को सपोर्ट करना गलत है, और जब दहशतगर्द को सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली जो है दहशतगर्द, आप भी जो है दहशतगर्दों की कैटेगरी में आ जाओगे। हमारे भारत में जब टेररिस्ट आते हैं और टेररिस्ट आके उनको बना दी जाती है और वही टेररिस्ट फिर आर्मी के कॉन्वॉय पे हमला करते हैं जिसमें हमारे जवान और हमारे ऑफिसर मारे जाते हैं, तो क्या हम ये सोचेंगे ये तो सिविल एनर्जी इनको नहीं करना चाहिए? तो मेरा कहने का मतलब, और मैं दीवान साहब से बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं जो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हाउतीज हो, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे सीरिया में हो, इराक में अल बदर हो, जितनी ये ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको खत्म करना चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है जो दीवान साहब कह रहे हैं। ये जो इजराइल कर रहा है वो अकेला अपने लिए तो वो कर ही रहा है, क्योंकि इजराइल को पता है उनको तो सरवाइव करना है तो उनको तो मारना पड़ेगा, अदरवाइज ये उनको मार देंगे। आप देखो 1948 में इजराइल को आजादी मिली थी, जगह मिली थी, 1948 में ही इनके ऊपर हमला कर दिया। 1967 में सबने मिलकर हमला किया, 1973 में हमला किया, और तब से हमले हम नहीं चले जा रहे। तो इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इजराइल किसी को कुछ नहीं कह रहा था। 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया और जिस तरीके से उन्होंने बेदर्दी से, बेरहमी से जो वहां पे सिविलियंस को मारा है, उसका जवाब तो चाहे टेररिस्ट हो चाहे टेररिस्ट को मदद करने वाले लोग हो, उनको भुगतना पड़ेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सिविलियंस हैं वो 48,000 से ज्यादा गाजा में मर चुके हैं। यहाँ पे भी जो है हो सकता है इनकी तादाद और ज्यादा हो, क्योंकि बैरूत का अगर आप देखोगे, सदर्न लेबनान भी देखोगे तो बहुत जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा हाई है, वहां पे भी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज से पंगा लेते हो तो उसका तो नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, ईरान और इजराइल के बीच में टकराव और वहां तो नुकसान है ही, लेकिन अरविंद सिंह तेजावत जी, नुकसान यहाँ हिंदुस्तान में भी देखने को मिल रहा है और उसका खमियाजा भी अलग अलग देशों को भुगतना होगा। देखिए, क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ गई हैं, शेयर बाजार पर सीधे सीधे असर, 10 लाख करोड़ से ज्यादा स्वाहा हो गए हैं, इन्वेस्टर्स एकदम एक बड़े झटके से गुजर रहे हैं। इस तरीके से शेयर बाजार, क्रूड ऑयल और बाकी चीजों पर असर होना, एक तरफ तो आतंक अगर सर उठाए तो खात्मा जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ा नुकसान, उसके लिए भी तैयार रहना होगा फिर। बिल्कुल रचना जी, आपका जो आकलन है वो ठीक है कि भारत को तो नुकसान होना ही है। दीवान साहब ने, सहगल साहब ने, सुरेश साहब ने, सबने और हम सभी जो है इस बात पे एक मत हैं। पर आप कुछ जो बेसिक सवाल है उनके बारे में हमें सोचना होगा। वो ये कि दहशतगर्द किसको कहेंगे? दहशतगर्द वो होते हैं जो दहशत फैलाते हैं। अब ये बताइए कि अगर आपके एक बॉम्ब से 20,000 सिविलियंस मर रहे हैं तो दहशत कौन फैला रहा है? वो बॉम्ब फेंकने वाला है या उसके बदले में वो जो प्रोटेस्ट करने वाला? और ये ऐसा पहली बार नहीं है कि हमास ने लोगों को किडनैप करके और फिर उनको वहां पे ये लोग अपने बंकर्स में ले गए। 1978 में भी 13 इजरायली जो लोग थे उनको बस से उतार के उन्होंने किडनैप कर लिया था, और उसके बदले में जो मारे गए थे वो सिविलियंस थे। 1982 में हुआ, वो भी ये था, 20,000 लोग मारे गए दोबारा से, और जो इजराइल के सोल्जर्स थे वो बहुत ही कम मारे गए। ये लगातार सिलसिला जारी है। 2006 में भी है। आंकड़ों का खेल हम ना खेल के इस चीज को समझने की कोशिश करें। फिर दूसरा, ये हमारा ये सोचना कि हम ये कहें कि उनको मार के उनकी सोच ही खत्म कर देंगे। दरअसल किसी जमाने में जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसके ठीक आगे जाएंगे तो एक अंग्रेजों का पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था। वहां के बैठे हुए जनरल लोग भी ऐसा ही सोचते थे कि हिंदुस्तानियों को सोच खत्म कर देंगे और हम उनको मार के हम इनके जो रिसोर्सेज हैं उन पे हम कब्जा किए रहेंगे। तो बेसिकली ये लड़ाई हो क्यों रही है, हमें ये सोचना होगा। ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि ये जो पूरा एरिया है वो बहुत ही संसाधन संपन्न है। अमेरिका वहां क्यों आ रहा है? ये लोग अफगानिस्तान से तो चले गए हैं पर वहां पे अभी भी अपना अड्डा जमा के बैठे हुए हैं।
या अमेरिका ने शुरुआत से ही वहां पे अपना जहाज भेज दिया था ईरान के वो इजराइल की मदद करने के लिए। तो मकसद एक ही है, वहां खजाना छुपा हुआ है, पेट्रोलियम है, और वो तभी हो सकता है जब या तो उनकी कोई पपेट सरकार हो, जैसा कि बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्र में है। और ये वहां पे जो राष्ट्रवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे देश जैसा नहीं है। हम तो भारत को अपना राष्ट्र मानते हुए हम उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है, पर वहां पे एक इस्लामिक राष्ट्रवाद है। इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जानने वाले इस चीज को जानते हैं। मतलब ये हुआ कि उनके वहां पे देश से भी बड़ा इस्लाम है, ये वहां पे कॉन्सेप्ट है। पर इसके पीछे की वजह ये थी कि जब वहां पे जो वहां के जो पपेट जो सरकारें थी, वहां के जो जो भी शाह वगैरह जो थे, जो अमेरिका की कठपुतली थे, तो एक तरीके से जो जनता के लेवल पे उसके प्रोटेस्ट में ये आंदोलन खड़ा हुआ था, जो कि धर्म के आड़ में आता है। बहुत सारे देशों में होता है, चाहे वो श्रीलंका हो, हर एक देश में यही होता है कि जब भी कोई परिवर्तन होने वाला होता है तो उसकी शुरुआत दरअसल धर्म की आड़ में होती है। तो वही हुआ है वहां पर भी। पर इस चीज से कैसे इनकार करेंगे कि शोषण नहीं हो रहा है और इजराइल जो कर रहा है वो नहीं है। और आपने जो कह रहा है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। आपने बार बार टीवी चैनल पर कहा है कि यह एक सोच है, इसे कैसे खत्म करेंगे, और साबित हो रहा है। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, सोच और भी ज्यादा मजबूत बन के आ रही है। अगर यासर अराफात चले गए तो हसन नसरुल्ला आ गया है, इस्माइल हनिया आ गया है, सैफुद्दीन आ गए हैं, ये लोग आ गए हैं। इनके मरने के बाद में नया क्या आएगा ये तो इतिहास के उसमें है, पर वो यासर अराफात तो बिल्कुल नहीं होंगे रचना जी। तो मुझे ठीक। लगता है कि इसी चीज को हमें केंद्र में रखकर ठीक हमें है। आगे का सोचना चाहिए। जी जी बिल्कुल नसरल्ला रचना मारा जी। गया, पीके सहगल सर, नसरल्ला मारा गया, फिर हाशिम सैफुद्दीन को जिम्मेदारी दी गई। अब ताज़ा अपडेट ये है कि हाशिम सैफुद्दीन का भी आईडीएफ ने खात्मा कर दिया। अब जब एक के बाद एक चीफ तो बना दिए जाएंगे, लेकिन फिर वही बात अगर सोच और विचारधारा की आती है तो हम देख रहे हैं युद्ध तो ईरान और इजराइल में चल रहा है, लेकिन बाकी देशों पर इसका असर है। यहाँ हिंदुस्तान में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं, आईडीएफ के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं। इसे क्या कहेंगे? देखो, जैसे कि इन्होंने पहले अरविंद जी ने कहा कि ये सोच है और सोच को खत्म नहीं किया जा सकता। अगर आप याद देखो कि 65 देशों ने एकजुट होकर अल बगदादी को खत्म किया। अल बगदादी मारा गया, आईएसआईएस आज भी जिंदा है, आईएसआईएस आज भी वो 9/11 को दोबारा रिपीट कर सकता है। फिर बिन लादेन को अमेरिका ने मारा, अल जवारी को मारा। क्या अलकायदा मर गया? अलकायदा आज भी जिंदा है, अलकायदा आज भी उसी माफी की कार्रवाई कर रहा है। फिर बोको हरम जो है, जो दुनिया का 3rd सबसे ज्यादा खूंखार आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अनेकों बारी उसके लीडर्स को मारा गया। बोको हरम आज भी बहुत होशियार है, बिल्कुल उसी माफी की कार्रवाई कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे थे। आपने क्या एलईटी को, जैश ए मोहम्मद को, हिजबुल मुजाहिदीन के उसके कितने आतंकी आते हैं हिंदुस्तान में, कितने आतंकी बाहर गए, उनको खत्म कर दिया है। एलईटी और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन वगैरह, ये सारी के सारी आज दुनिया के अंदर तकरीबन 64 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने हिंदुस्तान के बार बार कहने के बाद में अभी तक कोई कंसेंसस नहीं हुआ कि टेररिज्म है क्या, टेररिस्ट कौन है, इसकी भी डेफिनेशन नहीं हुई। जब दुनिया एकजुट होकर एक्सेप्ट ही नहीं कर रही टेररिस्ट कौन है और टेररिज्म क्या है, तो वास्तव में किस चीज़ को खत्म करोगे? तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं को इसको खत्म किया जा सकता है। अगर आप पहले भी देखो 1967 वॉर में 3 अरब कंट्रीज ने, इजिप्ट ने, सीरिया ने और जॉर्डन ने कंबाइंड अटैक किया था। 6 दिन में उनकी हार हो गई। फिर ये जो 73 वॉर थी, वंस अगेन सेवरल अरब आर्मीज अटैक्ड इजराइल, 14 डेज में इजराइल की जीत हो गई। अभी हमास को 11 ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। इजराइल ने कहा कि मैं हर हालत में हमास को खत्म करूंगा, अपने बंधक को छुड़ा दूंगा। ना तो हमास खत्म हुआ, ना बंधक छूटे। फिर उसने साफ तौर पर कहा कि मैं हिजबुल्लाह को हर प्रकार से खत्म कर दूंगा। और अपने जो 60 से 70 हज़ार नदन इजराइल से लोग चले गए हैं, उनको दोबारा अपनी जगह पर लाएंगे। दोनों ही एम्स जो है अगेंस्ट हमास और अगेंस्ट हिजबुल्लाह आर नॉट अचीवेबल, दे आर मिलिटरीली नॉट अचीवेबल। अंडर नो सर्कमस्टेंस कहा जाता है किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। नई लीडरशिप खड़ी हो जाती है, और नई लीडरशिप जो पुरानी लीडरशिप है उससे भी खतरनाक हो, उससे भी ज्यादा खूंखार है। अगर देखो, जैसे ही नसरुल्लाह मारा गया, जो डिप्टी लीडर बने, जो अभी जिंदा है, वो एक ओल्ड मैन है, उन्होंने कहा अभी तक जो हम हमला कर रहे थे उससे खूंखार हमले भी करेंगे। उन्होंने कहा कि नसरुल्लाह ने भी कहा था अगर इजराइल ने गलती की लेबनान में घुसने की, तो बड़े पैमाने पर लेबनान उसको क्षति पहुंचाएंगे। आप देखो, जैसे वो लेबनान में आना शुरू हुए, क्षति तो पहुंचानी शुरू हो गई है। पहले ही दिन उनके ओडेसा गांव के पास में उनके 8 सैनिक मारे गए और 8 घायल हुए।
फिर कहा जाता है कल अगेन उनके 3 सैनिक मारे गए। फिर इसराइल के अंदर 7 अक्टूबर है ना, 7 अक्टूबर से पहले इसराइल के अंदर घुसपैठ करके देखना, काफ़ी से ज़्यादा तेल अवीव में वो जो नाइफ के माध्यम से हमले किए गए, 8 लोग वहाँ भी मारे गए, 7 या 8, और कहा जा रहे थे तकरीबन, पहले कहा था कि 7 और 8 घायल हुए, अभी कह रहे 30 घायल हुए। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में सोच को बर्बाद नहीं किया जा सकता। जो 7 अक्टूबर को हमास ने किया वो सारी दुनिया ने कंडेम किया, कंप्लीटली निंदनीय था। लेकिन उसके बदले में जो इसराइल कर रहा है कंप्लीट जेनोसाइड, आपने लोगों भुखमरी कर दी, वहाँ पे सारे स्कूल बर्बाद कर दिए, सारे कॉलेजेस खत्म कर दिए, सारे हॉस्पिटल खत्म कर दिए, वहाँ उनका खाना पानी, डिजीज इतनी फैल रही है, सारे इलाके में डिजीज फैलेगी जिससे आप भी नहीं बचोगे। फिर ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर कितना जबरदस्त असर पड़ रहा है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना असर पड़ रहा है, सारी दुनिया को इसका नुकसान हो रहा है। उसके बावजूद हमने कोशिश करनी है कि इस लड़ाई को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए। और अगर आप ये कहो कि जो इसराइल कर रहा है कि हर हालत में इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है, वो नामुमकिन है। पूरी दुनिया इकट्ठा होकर कार्रवाई करे, नामुमकिन है। आप देखो हouthis को कितने सालों से पहले सऊदी अरेबिया बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ कई देश जुटे हुए थे, नहीं कर सके। असाद को हटाने के लिए अमेरिका ने, कितने देशों ने कोशिश कर ली, असाद अभी भी वहाँ है, लेकिन इसका कितना जबरदस्त असर पड़ना शुरू हो गया है एज फार दुनिया के क्लाइमेट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जिसका पूरी दुनिया के ऊपर नुकसान हो रहा है, और ये नुकसान और बढ़ेगा। फिर अगर कल ऑयल फील्ड्स और गैस फील्ड जल जाते हैं तो जस्ट इमेजिन करो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा ऑन क्लाइमेट एंड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। इट बी एन हॉरेंडस थिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड। इसलिए जबरदस्त कोशिश करनी है ये कि सारी दुनिया को एकजुट होकर कन्विंस करना है, इसराइल को कन्विंस करना है, वेस्टर्न वर्ल्ड को। आप जो ईरान ने कार्रवाई की, देखो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड ने उसको कंडेम किया है, लेकिन ग्लोबल साउथ चुप रहा, बहुत सारे और देश चुप रहे, उन्होंने इसको कंडेम नहीं किया। जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है, जितनी भी अरब कंट्रीज है, उन्होंने भी कंडेम नहीं किया, चुप रहे। तो यानी दूसरे लफ्जों में दुनिया इसके ऊपर भी डिवाइडेड है। कोई कह रहे हैं जो ईरान ने किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि उनको मजबूर किया गया, इनफैक्ट दे वर फोर्स्ड टू डू इट, और अगर नहीं करते तो उनकी छवि और उनकी क्रेडिबिलिटी कंप्लीटली खत्म हो गई होती। यस, ईरान ने ये कार्रवाई करने के बाद में मौका दे दिया है अमेरिका को और इसराइल को। जो मिडल ईस्ट जो है दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एरिया में ऑयल है, इस एरिया में गैस है, इसमें CNG है, LNG है, बहुत पेट्रो डॉलर्स हैं, बहुत सारे इनके पास सॉवरेन फंड्स हैं। अमेरिका इसराइल सबसे पावरफुल आर्मी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइबर सिक्योरिटी में सबसे एडवांस्ड है, सबसे ज़्यादा पावरफुल एयरफोर्स है, सबसे ज़्यादा उसके पास क्या कहते हैं दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका मिडल ईस्ट के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस को कायम रखना चाहता है और मजबूत करना चाहता है। और जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, रशिया का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में कमजोर की जाए। और बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, क्योंकि अगर बाकी देश और जो जबरदस्त नुकसान है उसकी झलकियां तो हम देख ही रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से। और ईरान इजराइल की तरफ हमला करता है, इजराइल ईरान की तरफ हमले की तैयारी में, और वार पलटवार में यही कहा जाता है कि अब की बार जो हमला होगा वो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा, पहले से ज्यादा विनाशकारी होगा। और वो आए दिन हो रहे हमलों में या कुछ घंटों के अंतराल पर जो हमले हो रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं। लेकिन दीवान सर, कुछ देश ऐसे जो शायद ईरान का सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ देश ऐसे जो शायद इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जो चुपचाप ये सब कुछ देख रहे हैं, वो किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे, और वो जानते हैं, समझते हैं कि युद्ध के इस हालात का असर सिर्फ इन 2 देशों या बाकी प्रॉक्सी पर ही नहीं पड़ने वाला है, बाकी भी देश इससे प्रभावित होंगे। साथ ही साथ एक पोस्ट में पढ़ रही थी जिसमें लोग बात कर रहे थे कि कभी भी राष्ट्र प्रमुखों का या बड़े लोगों का इसमें अहित नहीं होता, मारे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस, आम लोग जो नुकसान झेलते हैं इसका। रचना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पावरफुल और रिच हार्म नहीं होते, कॉमन मैन ही हार्म होता है। यहाँ तक भी कार्ल मार्क्स भी कह गया कि पुअर ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। पूरे दुनिया के पुअर, जो गरीब वंचित लोग हैं, वो एक इकट्ठे सफर करते हैं। यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज। वो तो फिर इकोनॉमिक के तरीके से कहा था। सवाल ये है, कहने की बात ये है कि देखिए, जब ये आसुरी शक्तियां, धार्मिक अंधविश्वास, ये जो बातें हैं, ये तो ऐसे ही है जैसे रावण को एक सिर उड़ता था और सिर आ जाता था। रावण के सिर आते रहते हैं। क्या रामचंद्र ने लड़ाई छोड़ दी? सवाल ये है, अभी आप कहते हैं कि बदलाव नहीं हो रहा है।
आप देखिए बहरीन, सऊदी अरेबिया इतनी बड़ी कंट्री, हमारा एक्सपोर्ट करते थे इस्लाम को, और ये यूएई और जॉर्डन, ये कितनी कंट्रीज एक्सट्रीमिस्ट के रास्ते से हट गई हैं, इनकी पावर खत्म हो गई है। ये मैं नहीं मानता हूँ इस चीज को कि इनको कुछ नहीं किया जा सकता, दुनिया ने इनको सफर करना है, गलत है ये। उनको खत्म हो गई है। आप देखिए ऑब्जेक्टिव तरीके अलकायदा क्या कर रहा है, खत्म हो गया है। इराक में जो तबाही कर दी अमेरिका ने 9/11 के बाद, तो इसलिए ये कहना कि हम दुनिया कुछ नहीं कह सकती, कर सकती, चुप रहेगी, सोच उनको, ये धार्मिक अंधविश्वास जो है, आतंकवाद जो है, ये खत्म करना दुनिया की ड्यूटी है। चाहे नुकसान अभी सहना पड़ेगा, हम सह रहे हैं, आप ठीक कह रही हैं, कॉमन मैन ज्यादा मरता है इसमें, पर ये इसको चुप रहना का तरीका नहीं है। क्यों? अगर ये लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी मानी जाती है, तो मैं बोलता हूँ, अगर लिव एंड लेट की पॉलिसी है तो बांग्लादेश के हिंदू को बोलो कोई बात नहीं भाई, तुम हिंदू रहो, हम मुसलमान हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। और यही सोच दुनिया में हावी हो रही है। हम कब तक आंख बंद करके बैठेंगे कि मेरा नुकसान हो जाएगा? ये तो बड़ी गलत चीज है। गलती को हम सहना भी गलती है, जैसे कल सिरोही ने बिल्कुल ठीक कहा, हम गलती कब तक सहेंगे? अपने आज के हित के लिए चुपचाप सहते जाएं, अगला आदमी कुछ भी करता जाए। तो ये लड़ाई आर पार की होना बहुत जरूरी है। और जैसे रावण के एक सिर कटता था और सिर आता था, क्या इसका फिर जब तक रावण खत्म नहीं हुआ, सिर उसके आते गए, फिर खत्म होना पड़ा जब उसकी नाभि में तीर पड़ा। तो ये सब होना, ये दुनिया में लड़ाई तब से चली आ रही है, पर लड़ाई जो है खत्म नहीं हुई। सत्युग में भी थी, द्वापर त्रेता, हर जगह थी। मैं नहीं चाहता लड़ाई हो, पर जब सामने मिलने का तरीका नहीं है, तभी इतने बड़ी डिफेंस वॉच रखे हुए हैं। जब सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं है, आप क्या करेंगे? और सोच खत्म हो रही है। कितनी कंट्रीज कट्टरवादी से कम हो रहे हैं। इंडिया में कहते हैं 4 शादियां करो, टर्की में अलाउड नहीं है। तो वहां तो देखिए वो इकोनॉमिक जोन बढ़ रहा है, इंटरनेट बढ़ रहा है, लोग कट्टरवादी कम हो रहे हैं। एंजॉय करो लाइफ को, रादर फाइट करते रहो, किसी को मार दो, ये वैसे ही सेंटिमेंट कम हो रहे हैं इस टाइप के। तो जब खत्म हो ही नहीं चीजें, तो खत्म कैसे होंगी? चुपचाप बैठने से नहीं होंगी, और बढ़ेंगी। सांप को दूध पिलाने से फर्क नहीं पड़ता है, सांप और तीव्र हो जाता है। ये मेरा विचार है, सही है। अच्छा कर्नल सिरोही, चूंकि हमने देखा गाजा में पहले हवाई हमले ही हुए, उसके बाद में ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ ने शुरू किया, और 7 अक्टूबर के बाद से अब दोबारा देखिए 7 अक्टूबर आने वाला है, 1 साल हो गया ये युद्ध छिड़े हुए, अभी भी भारी तबाही वहां देखी जाती है। ऐसा ही अब लेबनान से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राउंड ऑपरेशन आईडीएफ ने शुरू कर दिया है। यानी ये समझें कि अभी 2, 4, 5 दिन की ये बात नहीं है, या फिर 1-2 महीने की बात नहीं है, ये युद्ध भी लंबा खिंचेगा, क्योंकि अब आईडीएफ भी मोर्चा चौतरफा संभाल रही है। रत्ना जी बिल्कुल ठीक बोल रही है आप। ये हमास का जो था, जैसे अब सब प्रवक्ताओं ने बोला है कि हमास को जो है ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये सोच है, लेकिन मैं दीवान साहब से पूरा एग्री करता हूँ। अगर ये सोच है तो इस सोच को ख़त्म करना पड़ेगा, और उसको जो है ये कह के कि ये सोच है और हम उसको सहते रहे। मैं तो कहता हूँ कि हमको तो इजराइल से भी सबक लेना चाहिए कि हम इतने साल से आतंकवाद सह रहे हैं, कश्मीर में सह रहे हैं, पंजाब में सह रहे हैं। पंजाब में आतंकवाद था, क्या पंजाब में आतंकवाद खत्म नहीं हुआ? पंजाब में आतंकवाद खत्म हुआ। श्रीलंका में एलटीटी थी, कितनी तबाही मचाई थी एलटीटी ने, आईपीकेएफ भी वहां पे गया, क्या एलटीटी खत्म नहीं हो गई? तो ये तो सिर्फ आपका अपनी सोच है, और आपका अगर इरादा पक्का है तो हो सकता है। अब जहां तक आपके सवाल का सवाल वो है, मैं आपको बताता हूं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। इजराइल मानने वाला नहीं है जब तक अमेरिका उसको सपोर्ट करता रहेगा, और अमेरिका जिस दिन ये चाहेगा कि अब बहुत हो गया, इजराइल को अब जो है रुकना चाहिए, तो इजराइल रुक जाएगा। क्योंकि आप उसको सपोर्ट करते रहोगे तो क्यों रुकेगा? आप बिलियन डॉलर्स आप उसको दिए जा रहे हो, हथियार दिए जा रहे हो, तो वो नहीं रुकेगा। जिस दिन अमेरिका चाहेगा वो रुक जाएगा। तो ये तबाही जो है लेबनान में भी ऐसी होगी, और लेबनान में जैसे मैंने पहले भी बताया है, वो गाजा से ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग, जो सदर्न लेबनान है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और बैरूत के ऊपर जो है हमले हो रहे हैं, तो तबाही आगे की तरफ बढ़ रही है। जब तक इसको, और अगर मैं कह रहा हूँ, अगर ईरान ने एक हमला और कर दिया, जो कि ईरान भी बार बार बोल रहा है, इजराइल देखो, इजराइल रिटेलिएट जरूर कहेगा, चाहे ईरान कितना भी अमेरिका को बोलता रहे, वर्ल्ड को बोलता रहे कि हम पीस चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। आप 180 मिसाइल दागने के बाद आप बोलो हम शांति चाहते हैं, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है।
और मुझे नहीं लगता कि ये इजराइल को भी एक्सेप्टेबल होगा। इजराइल इन 180 मिसाइल्स का बदला जरूर देगा और वो जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। उसके बाद ईरान की मर्जी है कि वो उसके बाद शांति चाहे तो ठीक है, लेकिन अभी इजराइल नहीं मानेगा, इजराइल अटैक करेगा। और अमेरिका ने बोल दिया न्यूक्लियर साइट को छोड़ के बाकी आप जो है स्ट्राइक करो। इजराइल लगातार पलटवार कर रहा है और इस बीच मिल रहा है एक और बड़ा अपडेट। हिजबुल्लाह का यूनुस अनीसी भी ढेर कर दिया गया है। गाइडेड मिसाइल यूनिट का मेंबर था जिसे ढेर कर दिया गया। इजरायली सेना ने यूनुस अनीसी को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। लगातार हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए इजराइल हमला कर रहा है। पहले नसरल्लाह मारा गया, फिर हाशिम सैफुद्दीन के मारे जाने की खबर, और अब हिजबुल्लाह का यूनुस अनीसी भी ढेर हो गया है। गाइडेड मिसाइल यूनिट का मेंबर था। इजराइल लगातार अब रिटेलिएट कर रहा है, पलटवार कर रहा है, बड़े हमले कर रहा है और इजराइल के हमलों से बड़ी तबाही भी देखी जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद की मौत का दावा भी यहाँ पर किया गया है। यानी कि ऐसा नहीं है नुकसान अभी कम है या किसी भी तरीके से इजराइल रुका है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के दामाद की मौत का दावा भी किया जा रहा है। हसन जाफर अल कासिम के मारे जाने का दावा भी किया है। सीरिया में इजराइल के हवाई हमले में मौत हो गई है और यहाँ जिस तरीके से मौत हुई है उसको लेकर चारों तरफ हड़कंप और हलचल बढ़ गई है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला किया है। बड़ी खबर, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। अरविंद तेजावत जी, जिस तरीके से अभी तक का अपडेट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेबनान बेरूत पर ही फोकस पूरी तरह से इजराइल का हो। खबर ये भी कि उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की तरफ भी कुछ हमले किए गए हैं। इधर लेबनान के बेरूत में भी निशाना और उधर सीरिया पर भी नजर। का सोच रहा है इराक में, हालांकि अभी इतने ताकतवर नहीं है तो वहां हो सकता है कि वो अमेरिका या इजराइल का वहां पे फोकस ना हो। और ये लेबनान के इशू को सॉल्व करने को लेकर जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो कह रहे हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। ये शायद जो 1982 या 1996 में जो लिमिटेड जो उन्होंने किया था, अंदर गए थे और एक तरीके से वो बफर जोन क्रिएट करके वो वापस लौट आएंगे। जहाँ तक जो अनुमान है वह लेबनान को लेकर अभी इजराइल की ये स्ट्रेटजी हो सकती है। उसके बाद में ये अमेरिका भले ही कह रहा हो कि जो ईरान के परमाणु ठिकानों पे हमला ना करेंगे, पर ऐसा संभव है कि वहां पे ईरान पे भी वो इजराइल के वो हो। और अगर दोनों की ताकत को भी मापें तो इजराइल के सामने ईरान की कोई खास ताकत नहीं है। हालांकि जो अगर जनशक्ति का कहें तब तो वो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा है। ईरान में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा है और अगर कोई ऐसी लड़ाई भी होती है तो वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग मारे जाएंगे और उसका नुकसान ईरान को होगा। और दूसरा ये कि ये जितने भी जो राष्ट्र हैं आसपास के, यहाँ तक कि थोड़े दिनों पहले सऊदी अरब के जो किंग थे उन्होंने भी ये कहा, जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने भी ये कहा कि उन्हें भी अपनी जान का खतरा है, क्योंकि जो आम आवाम है या वहाँ के जो दूसरे जो लोग हैं जो सरकार में हैं, वो उनके खासकर मंत्री वगैरह है, वो उनके फेवर में नहीं है, कोई षड्यंत्र हो सकता है। तो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनको भी अंदर से ये भय है कि काफी जमीनी स्तर पे काफी बड़ा षड्यंत्र और ये सब कुछ हो सकता है। पर वही दूसरी तरफ आगे लड़ाई किस दिशा में जाती है वह हमें देखना होगा। सहगल साहब भी कह चुके हैं, हम सब लोग ये मानते हैं कि भारत के लिए ये लड़ाई किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। और आखिर में इस बात को मैं ये बात कहते हुए खत्म करना चाहूंगा कि ये लड़ाई मूलतः संसाधनों की लड़ाई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अपने जो सिटीजन्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल तो जो अगर इजरायली लोग हैं, नागरिक हैं, वो तो लगातार मारे जा रहे हैं, हर लड़ाई में वो मारे जा रहे हैं। और एक ये इजराइल की यूनिवर्सिटी का सर्वे है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये कोई और नहीं, इजराइल की ही यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि अगर अमेरिका साथ देना बंद कर दे तो आप इस युद्ध के कितने फेवर में हैं। तो 75% इजराइल के लोगों ने ये कहा है कि वो इस युद्ध के फेवर में नहीं है। वैसे ही अगर हम अमेरिकन की बात करें जो कि एक बहुत ही पढ़े लिखे नागरिक माने जाते हैं, वहाँ की बहुसंख्या इस फेवर में नहीं है कि ये युद्ध चले। तो वहाँ के लोग काफी संजीदा हैं, काफी पढ़े लिखे लोग हैं,
तो वो इस युद्ध के परिणामों को भी जानते हैं, उन सब चीजों को भी जानते हैं। मैं अपनी बात ये कहते हुए खत्म कर रहा हूं कि ये संसाधनों की लड़ाई है, और ये संसाधन दरअसल जो समाज का जो उछला तबका है वो चाहता है, वो ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहता है, इसीलिए ये सारे युद्ध हो रहे हैं। अमेरिका में अंदर खाने वहां के जो लोग हैं वो अब इस बात का विरोध करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस हैं पीके सहगल सर, जिसमें लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई हमारे हिस्से का जो अधिकार है, जो पैसे हैं, जो फंडिंग है वो इजराइल को की जा रही है युद्ध में सपोर्ट करने के लिए, और हमारा हक मारा जा रहा है। इससे क्या आने वाले चुनावों में नुकसान नहीं होगा? देखो, जो बाइडेन एंड कमला हैरिस इन अ वेरी मेजर बाइट, अगर वो इजराइल को सपोर्ट नहीं करते तो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे बहुत बड़े पैमाने पे डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि इजराइल यहूदी पॉपुलेशन वहाँ जूस की तो बहुत कम है, लेकिन दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल, दे आर वेरी रिच एंड दे कैन मेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आइदर साइड। वहाँ पे जो जितने अरब्स हैं और मुस्लिम्स हैं वो बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, और वहाँ के जो अमेरिका के यूनिवर्सिटी के यूथ भी विरोध कर रहे हैं। इसका असर हो सकता है। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बन जाती है तो मेरे मुताबिक उनका उस माफी का ओपन सपोर्ट जिस माफी का बाइडेन दे रहे हैं उस माफी का सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो तो समय के बाद बताएगा। 5 नवंबर तक इलेक्शन है, इससे पहले तो बाइडेन प्रेसिडेंट है, कार्रवाई वही होगी जो बाइडेन चाहते हैं। 6 जनवरी तक कोई प्रेसिडेंट है, वो हर प्रकार से सपोर्ट करते जा रहे हैं। जिस दिन अटैक हुआ था 7 अक्टूबर का, आप देखो बाइडेन पहुंच गए थे, जिस माफी उन्होंने पेश किया था उन्होंने कहा कि मैं ये नेतन्याहू आपसे भी ज्यादा यहूदी हूँ और मैं हर प्रकार से आपकी सपोर्ट करूंगा। इजराइल के ऊपर बहुत प्रेशर डाले गए, इजराइल की अपनी सरकारों से, उसके अपने अवाम से, उसके अपने मिलिट्री लीडरशिप से, उसकी सिविलियन लीडरशिप से, कि किसी ना किसी तरीके से सीजफायर वगैरह करो। लेकिन नेतन्याहू किसी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल सर्वाइवल एट स्टेक। जिस सीजफायर हो जाता है विदिन 24 आवर्स नेतन्याहू की कुर्सी चढ़ी जाएगी और नेतन्याहू जेल में जाएंगे। अपनी जिद के आगे भी ये बर्बादी बड़ी खड़ी कर दी गई है, लेकिन इस जिद में किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत, और ये जो मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे जा रही है? तमाम सवाल हैं जो इन युद्ध के हालातों में खड़े हो रहे हैं। बहरहाल आप सभी का मेरे साथ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। पीके सहगल सर, भूषण दीवान सर, कर्नल सिरोही और अरविंद तेजावत जी, आप सभी का शुक्रिया इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। इसी के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।